सीएम पर मारामारी, घमासान शुरू हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल के बाद ये देख रहे हैं एक अलग तस्वीर निकली जो वायरल भी है, जिसमें शिंदे साहब के हाथ में भी रिमोट है, फडणवीस साहब के हाथ में भी रिमोट है और अजित पवार के हाथ में भी रिमोट है। असली कुर्सी का रिमोट किसके पास होगा? तस्वीर दिखाऊं मैं आपको कि अब लड़ाई ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति में भी लड़ाई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे होंगे, फडणवीस होंगे या फिर अजित पवार होंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आज देवेंद्र फडणवीस संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले, नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, नागपुर में ही संघ का दफ्तर है, नागपुर में ही मुलाकात हुई। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ महाअघाड़ी में मार हो रही है, यहां ज्यादा मार है, वहां फिर भी एक क्लैरिटी है कि कौन होगा सीएम, कौन हो सकता है, संभावना किसकी है। यहां तो सब सीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए उद्धव कहते रह गए कि मेरा नाम अनाउंस कर दो। कोई तैयार नहीं था उद्धव का नाम अनाउंस करने के लिए या उम्मीदवार बनाने के लिए, इसलिए एमबीए की एक बैठक भी हुई। तस्वीर में आपको दिखाऊं, महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई एग्जिट पोल के बाद। क्या यह बैठक इसलिए कि आगे कैसे एक्शन प्लान तैयार करना है? संजय राउत को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी वास्तव में महावसूली आघाड़ी है। महाराष्ट्र में नतीजे आए नहीं और मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सीएम को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा है महाविकास अघाड़ी में, जहां सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस और उद्धव सेना में ऐसी दरार उभरी है कि गठबंधन ही टूट की कगार पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष खुलकर दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार महाविकास अघाड़ी की ही होगी और सीएम कांग्रेस का होगा। उद्धव की पार्टी ने इस पर कड़ा एतराज जताया और अपनी नाराजगी राहुल खड़गे तक पहुंचा दी है। जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। सीएम को लेकर घमासान महायुति में भी मचा है, भले ही वहां चर्चा भी अंदर खाने में है, लेकिन सच यही है कि शिंदे के साथ अब दोनों डिप्टी सीएम की भी नजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। यही हसरत है, मुख्यमंत्री सबको बनना है लेकिन कुर्सी एक है। कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब यह लड़ाई है। मिलकर चुनाव लड़ लिए। शुरुआत करेंगे इस तरफ से। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवार जीतेंगे। जो कुर्सी पर बैठा है वही मुख्यमंत्री बनना चाहता है या उसी की पार्टी मुख्यमंत्री चाहती है। सबसे पहले अभी मैं कांग्रेस के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए सरकार बनाएगी, यह कह रहे हैं नाना पटोले। सीएम हमारी पार्टी से ही होगा, यह भी कांग्रेस ने कह दिया है। सोचिए, अभी नतीजे नहीं आए हैं, दावा कर दिया। अब देखिए शिवसेना उद्धव क्या कह रही है, क्योंकि उद्धव अब बैठ गए सीएम की कुर्सी पर। उद्धव की पार्टी ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस का दावा है। पटोले की मांग ना हमें स्वीकार और ना कोई और मानेगा। क्या नाना पटोले के पास कांग्रेस की कमान है? राहुल गांधी, खड़गे पहले पटोले को सीएम फेस घोषित करें। अब देखिए शरद पवार साहब कुर्सी पर बैठ गए, तो एनसीपी क्या कह रही है सीएम पर। एनसीपी शरद पवार ने भी सीएम पर कुर्सी पर साफ साफ नहीं कहा है कुछ। शरद पवार की नजर चुनाव नतीजों पर है। एमवीए सरकार बनी तो वो भी दावा कर सकते हैं पार्टी के किसी नेता के नाम के लिए। कम सीट के बाद भी सीएम की मांग कर सकते हैं। मांग पूरी ना होने पर गठबंधन से अलग हो सकते हैं। शरद पवार सीएम के लिए पहले भी सरकार गिरा चुके हैं। तो ये महाविकास अघाड़ी की सिर्फ फटौवल है। महायुति में क्या होगा? जीत के बाद, यानी शिंदे अभी बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर, तो शिंदे सेना का कहना है जीत के बाद सीएम के सबसे बड़े दावेदार शिंदे ही है फिलहाल। सुशासन और फैसलों को जीत की वजह बताएंगे वो। कई सर्वे में भी सीएम पद की पहली पसंद रह चुके हैं। कहेंगे महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना के साथ है। क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे? सबसे ज्यादा सीट मिलने पर भी पिछली बार सीएम नहीं बने। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए डिप्टी सीएम से संतोष किया था। सबसे ज्यादा सीट जीतते ही सीएम के बड़े दावेदार होंगे। ज्यादा वोटिंग से बीजेपी को फायदे की बात कह रहे हैं, मतलब कहेंगे कि बीजेपी के सीएम के लिए वोट मिला है, ये कह सकते हैं। अब अजित पवार क्या करेंगे? सभी के दिमाग में यह चल रहा है। रिकॉर्ड 5 बार राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और सभी दलों में कई बार सीएम पद की इच्छा जता चुके हैं। जीतने पर सीएम पद की मांग कर सकते हैं। सीएम बनने के लिए वो पाला भी बदल सकते हैं, मतलब फिर चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं। खुद को किंग मेकर की तरह भी दिखा चुके हैं और दोनों मिलकर बड़ा प्रेशर ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसके बिना कोई सरकार नहीं बना सके। क्या चाचा भतीजे मिल जाएंगे या भतीजा ही कुछ काम करेगा? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में
कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी वास्तव में महावसूली आघाड़ी है, उन्होंने लोगों को भ्रमित करके मूर्ख बनाने का प्रयास किया था। संविधान के नाम पर बदला जाएगा, कुछ और विषय लेकर, तो लोगों का क्रोध था कि ये महाविकास आघाड़ी वाले हमको इतना मूर्ख समझते हैं। अब सवाल यह है कि कल बंपर वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। अंदाजा नहीं था अब तक, पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ज्यादा वोटिंग का मतलब किसकी जीत, ज्यादा वोटिंग का मतलब कौन जीतने वाला है ये चुनाव। देखिए जरा, दो नतीजे मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ वोटिंग 2019 की दिखा रहा हूं। 2019 में वोटिंग हुई थी 5 साल पहले 64.4 और 2024 में हुई है 65.1। ये आंकड़ा कुछ गड़बड़ है। ये वोटिंग परसेंटेज 2019 में लगभग 61% के आसपास था। इसमें 64 ग्राफिक्स की मिस्टेक है। 61% के आसपास वोट मिले थे 2019 में। 24 में 65% के आसपास वोट मिले। भारी मतदान से बीजेपी गठबंधन को हमेशा फायदा हुआ है। मतलब महाराष्ट्र में बंपर वोट बीजेपी की जीत की गारंटी रही है। इस बार वोटरों ने राज्य में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2019 में देखिए, सही आंकड़ा ये है, 2019 में 61.4% वोट पड़े और इस बार 65.1% मतदान हुआ। मतलब महाराष्ट्र में 3.5% ज्यादा मतदान हो गया इस बार। बीजेपी का दावा यह है कि वोट परसेंट बढ़ने से फायदा बीजेपी का होगा। दावा है कि हिंदू मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया है, हिंदू वोटर ज्यादा घर से निकला है वोट करने। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस दावे को सही माना है। तो क्या महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार बनने वाली है? राज्य में पहली बार बीजेपी गठबंधन को 1995 में जीत मिली थी, 1995 में। 95 में महाराष्ट्र में वोटिंग हुई थी 71.69%, यानी लगभग 72% वोटिंग। तब शिवसेना को 73 और बीजेपी को 65 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव में फिर वोटिंग 4% का इजाफा हो गया। फिर बीजेपी गठबंधन बंपर जीत के साथ सत्ता में आया। 2014 में बीजेपी को 125 और शिवसेना को 63 सीट मिली थी। ये जो वोट परसेंटेज है ज्यादा होना, जो बात देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा हुई तो हम ही जीतेंगे, जरा सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समसमान वोटिंग हुआ है। यहाँ जो मुंबई में वोटिंग हुआ, मुसलमानों में और हिंदुओं में सब समान हुआ है, और हिंदू उनके वोटर हैं, इस तरह का वो समझते होंगे फडणवीस साहब, तो बिल्कुल गलत बात है। हिंदुओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ, वो आघाड़ी को भी हो सकता है, आघाड़ी को भी हुआ होगा। इन्होंने जो वातावरण किया था हिंदू मुस्लिम, उसमें हिंदू समाज बिल्कुल उनके पीछे नहीं गया। उनको मालूम है ये राजनीति की बात है, बार बार, इसलिए दूसरा कोई मुद्दे नहीं, इसलिए ये वही मुद्दे करते रहते हैं। ये समझते हैं कि हिंदू हमारा है और हिंदू हमें वोट करेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए, ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। अब बड़ी बात है, पिछले कई एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल पर सवाल उठने लगे कि एग्जिट पोल कितने सटीक हैं, ये एग्जिट पोल ही नतीजे होंगे या नहीं। इस बार भी एग्जिट पोल आए हैं, तो आपको बताऊं एग्जिट पोल नतीजों से कितने अलग हो सकते हैं। ये आपके सामने हमने महा एग्जिट पोल किया, यानी देश में जितने एग्जिट पोल हुए उनको मिलाकर उनका एवरेज निकाला है। ये एग्जिट पोल आप देखिए, इस एग्जिट पोल में महायुति को 135 से 157 सीटें मिल रही हैं। जीत के लिए कितनी चाहिए? 145, यानी 145 से ज्यादा। महाअघाड़ी को बहुत कम नहीं मिल रही है, 123 से 144 मिल रही है, यानी सिर्फ एक कम है। क्या यही एग्जिट पोल सटीक नतीजों में बदलेंगे? मैं पिछले 5 साल पहले का आंकड़ा लाया हूं, 2019 का आपके सामने। ये आप देख रहे हैं एग्जिट पोल क्या कह रहे थे 2019 में, और जब नतीजे आए तो कितना फर्क था। 2019 में एनडीए को एग्जिट पोल 207 सीटें दे रहे थे, यानी 145 से कहीं ज्यादा, 207। तो नतीजे जब आए तो 161 सीटें, यानी एनडीए तब उद्धव सेना इनके साथ थी, बीजेपी के साथ। अब देखिए जरा, यूपीए को एग्जिट पोल 65 सीटें दे रहे थे और जब नतीजे आए तो वो 98 सीटें यूपीए को मिल रही थी, इसलिए एग्जिट पोल में इतना फर्क था। एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। क्या एग्जिट पोल जो बार बार
बदले हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। इस एग्जिट पोल को वो कैसे देख रहे हैं, सुनिए। ओपिनियन पोल में अंतर आ सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल मतदान के काफी पहले होता है और उसमें मतदान आते आते लोग अपना मन बदल सकते हैं। लेकिन सेफोलॉजी के अनुसार अगर एग्जिट पोल को सही मेथोडोलॉजी से किया जाए, उसके बाद जो भी डाटा आते हैं उसकी ईमानदारी से और विशेषज्ञता से उसका विश्लेषण किया जाए, फिर उनमें से आंकड़े निकाले जाएं, तो एग्जिट पोल सीट और वोट परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं होंगे, लेकिन एक प्रवृत्ति जरूर बता देते हैं कि इस दिशा में परिणाम जा रहा है, कौन आगे बढ़ेगा।